हाय गाइस। 31 अक्टूबर और अक्टूबर का लास्ट डेली क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। आज इजी क्वेश्चन आया है तो आई विल पॉसिबली ट्राई टू एक्सप्लेन मल्टीपल अप्रोचेस। एक जो नॉर्मल अप्रोच जो पहला इंट्यूटिव दिमाग में आता है उसे देख के, और उसको थोड़ा बहुत रिफाइन कैसे कर सकते हैं, दोनों चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो हेडिंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन फॉर टुडे इज टू स्नीकी नंबर्स ऑफ डिजिट विले। क्वेश्चन का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। डिजिट विले के दो नंबर्स हैं। So in a town of Digitville story दी हुई है। There was a list of numbers called nums containing integers from 0 to n minus 1. Okay, so एक list of numbers है जिसमें 0 से लेके n minus 1, तो basically n numbers की एक list है। मतलब length of the list would be n और numbers है 0 से n minus 1 तक। ठीक है। Each number was supposed to appear exactly once in the list. However, two mischievous numbers sneaked in an additional time, making the list longer than usual. Okay, so n लेंथ की होनी चाहिए थी, बट n प्लस टू लेंथ की लिस्ट है। दो नंबर एक बार से ज्यादा लाइन में लग गए। As the town detective, your task is to find these two sneaky numbers. Return an array of size 2 containing the two numbers in any order, so peace can return to Digitville. तो बहुत सिंपल हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है। हमें हमें ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में बता रहे हैं कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार। तो हमें 0 मिल रहा है, 3 2 1, ठीक है। फिर 3 दोबारा मिल रहा है, 2 दोबारा मिल रहा है, तो 3 2 इस केस में आंसर हो जाएगा, एंड सो ऑन। राइट। एक बड़ी सी लिस्ट इसमें दी हुई है। बड़ी सी लिस्ट इसमें दी हुई है, तो फिर देख लेते हैं। इसमें आ रहा है 7। चलो 0 से शुरू करते हैं। 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, और कोई 2 है क्या? नहीं। 3 मिला, और कोई 3 है? नहीं। 4 मेरे को दो बार दिख रहा है, तो एक तो 4 हो गया, और 5 मुझे दो बार दिख रहा है, तो 4 और 5 इस केस में आंसर हो गया। ऐसे ही हर इनपुट के लिए हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। दैट वुड बी आवर आंसर, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज जो दिमाग में आ रही है, जो कि बहुत नॉर्मल इंट्यूटिव अप्रोच है, कि अगर हम इन नंबर्स की लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा। सॉर्ट करने पे बनेगा 0 1 2 2 3 3, राइट। तो अब सॉर्ट करने के बाद मैं देखते हुए चलूं, 0 आया, 1 आया, 2 आया, फिर से 2 आ गया, है ना। एक तरीका तो ये है, बट सॉर्टिंग हम जनरली अवॉइड करेंगे। सॉर्टिंग अवॉइड क्यों करेंगे? सॉर्टिंग की आपको अगर पता हो, तो सॉर्टिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी रहती है किसी भी लैंग्वेज में। अगर मैं सॉर्टिंग यूज करता हूँ, ये हाइलाइटर हटाओ इसमें से। यस, किसी भी लैंग्वेज में मैं सॉर्टिंग यूज करता हूँ, तो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, बेसिकली। ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गई जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, कि लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, फिर सॉर्ट करते हुए ट्रेवर्स किया, सॉर्ट करने के बाद और देख लिया सीक्वेंस में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो इस मेथड को हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मली सॉल्व करते हुए भी और इंटरव्यू में भी। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो दूसरी इंट्यूटिव अप्रोच आएगी, हैश मैप यूज करने की। हैश मैप या डिक्शनरी कह सकते हो, जिसको तुम पाइथन में, सी या सी प्लस प्लस में हैश मैप या हैश सेट यूज कर सकते हो। तो हैश मैप में भी बेसिकली हम करेंगे तो ट्रेवर्सल ही, बट हैश मैप में हम ट्रेवर्सल करेंगे एक बार, सॉर्ट नहीं करेंगे। हम इसी अनसॉर्टेड लिस्ट पे ट्रेवर्सल करेंगे, और ट्रेवर्सल करके क्या करेंगे देखना। ट्रेवर्सल करते टाइम हमें 0 मिला, तो हम हैश मैप में मैपिंग कर देंगे कि हमें 0 एक बार मिल चुका है। या तो एक हैश सेट क्रिएट कर दो कि मेरे को कौन कौन से नंबर मिलते जा रहे हैं उनको सेट में डाल दो। फिर अगर वो नंबर सेट में ऑलरेडी है, ठीक है, ये एक मैंने सेट क्रिएट कर दिया। ओके। सो मेरे को 0 मिला, मैंने इस सेट में 0 डाल दिया। 3 मिला, मैंने इस सेट में 3 डाल दिया। अब लेकिन डालने से पहले मैं चेक भी कर रहा हूँ कि वो सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो 0 आया, अगर 0 सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तभी मैं उसे सेट में डालूंगा। 3 आया, 3 सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने उसे सेट में डाल दिया। 2 1 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैंने 2 1 को सेट में डाल दिया। अब जब दोबारा 3 आया, तो मैंने यही कंडीशन चेक कर ली कि 3 जो है इस सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मेरे को 3 को सेट में ना डाल के, सेट में तो ऑलरेडी है और सेट में कभी वैल्यूज रिपीट वैसे भी नहीं होती हैं, तो 3 मेरे को इस बार आंसर में डालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट था। वैसे ही 2 आया, 2 ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट था, तो 2 मेरे को आंसर में डालना है, यही आंसर मेरे को रिटर्न कर देना है। तो इस सिंपल अप्रोच को हम एक बार कोड करके देखते हैं, और उस कोड करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में जो है
हैश मैप कैसे यूज होता है, या फिर हैश सेट कैसे यूज होता है, राइट। सो हाउ टू यूज हैश मैप, या फिर इसी को मैं डिक्ट इन सी प्लस प्लस कह देता हूँ। सो अनऑर्डर्ड डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड मैप नाम से यूज होता है। सो अनऑर्डर्ड मैप में हम मैप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप और इंटीजर के बीच में। ओके, तो अगर मैंने उसको इंसर्ट किया, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए फाइंड यूज कर सकता हूँ, और इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, हमें अनऑर्डर्ड मैप नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, जो बस एक मैपिंग कर देगा कि जैसे ही कोई एलिमेंट आता है, जैसे ही कोई एलिमेंट मेरे पास आता है, मैं उसकी मैपिंग कर दूंगा अपने हैश सेट में, जिसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। मान लो एस मेरे सेट का नाम है, तो जैसे ही जीरो आया तो मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रू, या फिर हाँ कुछ भी लिख देता हूँ, या फ्रीक्वेंसी काउंट भी हम इसी तरह से क्रिएट करते हैं। जीरो मिल गया, ट्रू, जो जो नंबर मिलते रहा उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू। जैसे ही अगर कोई नंबर नहीं मिला हुआ है, तो उसकी की ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये की है ये वैल्यू है, तो जिसकी की ही एग्जिस्ट नहीं करेगी उसको मैं सेट में डालूंगा, और जो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मैं उसको सेट में डालने के बजाय आंसर में डाल दूंगा, राइट। तो इसी अप्रोच से अगर हम कोड लिखते हैं तो अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करते हैं। अब अनऑर्डर्ड मैप जो है वो की और वैल्यू के बीच में क्रिएट होता है, राइट। एक की होती है जो एड्रेस करती है किसी वैल्यू को, तो मेरी की भी यहाँ पे किस टाइप की है, क्योंकि मैं इंटीजर की मैपिंग कर रहा हूँ, ये जो लिस्ट में इंटीजर्स हैं इनकी एग्जिस्टेंस की मैपिंग कर रहा हूँ। और मैं अगर दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ बूल, तो ये मेरे को बता रहा है कि एक इंटीजर मेरी की है और बूलियन ट्रू या फॉल्स मेरी वैल्यू है, और इसको मैंने नाम दे दिया एग्जिस्ट। ओके, सो इस पे मैं यूज करूंगा, और मेरे पास नम्स नाम का वेक्टर है, तो मैं सिंपली, और मेरे को आंसर भी देना है, राइट। तो आंसर में मेरे को एक वेक्टर इंट देना है, तो मैं एक वेक्टर इंट नाम का आंसर भी क्रिएट कर देता हूँ, वेक्टर क्रिएट कर देता हूँ। और अब सिंपली मैं ट्रेवर्स करता हूँ फॉर इंट एक्स, इंटीजर आते जाएगा नम्स में। फॉर आई की जगह मैं नॉर्मली इस तरह से भी ट्रेवर्सल चला सकता हूँ, तो इस बार इस तरह से ट्रेवर्सल चला के देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे डॉट फाइंड से, राइट। सो इफ मैप, नहीं मैप का नाम क्या है हमारा, एग्जिस्ट डॉट फाइंड, इस की को फाइंड कर रहे हैं, कौन सी की को फाइंड कर रहे हैं हम एग्जिस्ट में, हम की को फाइंड कर रहे हैं ये एक्स को ही। तो अगर ये एक्स एग्जिस्ट करता है मतलब ये एक्स इससे पहले आया होगा, अगर ये आया होगा तो मेरे को इसके दोबारा आने पे इसको आंसर में डाल देना है। सो आंसर डॉट पुश बैक एक्स, राइट। कि अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेट में तो मेरे को इसे आंसर में डाल देना है। अगर ये आंसर में नहीं, मतलब अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मेरे को क्या करना है, मतलब वो पहली बार आ रहा है, तो जब कोई पहली बार आ रहा है तो मेरे को उसमें पुश करना है, या फिर उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मैप की डॉट वैल्यू, मैप की इक्वल टू वैल्यू और मैप डॉट इंसर्ट की वैल्यू पेयर, राइट। सो सिंपल अगर हम तरीके से लिखें तो एग्जिस्ट में एक्स नाम की पे वैल्यू डाल दो ट्रू, राइट। सो इतना मेरा काम कर लिया, इतने ही काम में मेरा कोड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, लास्ट में रिटर्न आंसर कर देना है। चेक करके देखते हैं क्या हमारा कोड सही चल रहा है। सो यस, सही चल रहा है तीनों केस के लिए, राइट। कोई भी नंबर आया, कोई भी नंबर को चेक किया, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो दोबारा आया, दोबारा आने पे उसे आंसर में पुश कर दिया। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको हैश मैप में डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग ऐसे ट्रू आ जाएगा एक एक। फिर जैसे ही वो दोबारा आता है तो मैं देखूंगा कि ये की तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में वो आंसर में चला जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, राइट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सॉर्टिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि वो n log n ले रहा था। हैश मैप बनाने के लिए हमने कितनी बार लूप चलाया, देखना कोई भी लूप जो है हमारा केवल एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक नॉर्मल इफ एल्स है। तो इफ एल्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर वन, एक ऑपरेशन हो रहा है, और ये फॉर लूप जो है नम्स पे चल रहा है। नम्स क्या है, बेसिकली हमारा जो इनपुट एरे है। सो इनपुट एरे का अगर जो भी साइज दिया हुआ है n,
तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि इस वाली अप्रोच में, और हैश मैप में देखो, हैश मैप में फाइंड करने की कोई एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। हैश मैप में अगर हम कोई भी नंबर को फाइंड करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ वन होती है। तो ये जो हम लूप के अंदर बार बार फाइंड कर रहे हैं, ये भी कॉस्टली ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए हमने हैश मैप यूज किया। और इतना करने की वजह से हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना रिड्यूस कर दिया, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन की जगह अब हमने इसको कर दिया ऑर्डर ऑफ एन में। राइट, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर हम इसको सबमिट मारेंगे तो प्रोबेबली ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। सो यस, दिस गॉट एक्सेप्टेड एज वेल। हाउएवर अब देखो, अगर मैं इसके एडिटोरियल पे जाऊंगा तो प्रोबेबली ये मुझे ऐसे सॉल्यूशंस भी दे रहा होगा जो जिसमें एडिशनल स्पेसेस नहीं यूज हुए। एडिशनल स्पेसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, ये आंसर एरे एडिशनल स्पेस नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो अनऑर्डर्ड मैप मैंने यूज किया, ये एक एडिशनल स्पेस है। यानी कि अगर लिस्ट में n डिफरेंट नंबर्स हैं तो मेरे n एडिशनल स्पेसेस यूज हो रहे हैं इस हैश मैप के अंदर। राइट, सो इस हैश मैप के अंदर मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कराऊंगा, जैसे इस वाले केस में मैंने 0 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यू स्टोर कराई है ना। फॉर n की वैल्यू कितना है, 6, तो भी n-2, या बेसिकली ऑर्डर ऑफ n ही हो गया। तो ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हैश मैप वाली अप्रोच की कितनी है, इसको मैं लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n एंड ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, अगेन ऑर्डर ऑफ n। सो टाइम तो मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी एरे में एक बार तो मुझे ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा उसके आंसर को प्रोसेस करने के लिए। राइट, सो देयर इज नो वे ऑफ रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, बट स्टिल देयर आर वेज इन विच वी कैन रिड्यूस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर n मतलब ये एडिशनल जो मैं हैश मैप क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई एक ऐसी अप्रोच बनाऊं जिसमें मेरे को ये हैश मैप कुछ एडिशनल ना क्रिएट करना पड़े, ये ऑर्डर ऑफ वन में ही मेरा काम हो जाए, मतलब कांस्टेंट स्पेस में मेरा काम हो जाए। मैं इस तरीके की कोई अप्रोच यूज करता हूं। तो एक चीज मैंने सोची कि मेरे पास ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अगर मैं इसको लेता हूं, अगर मैं इसको एक नॉर्मल एरे की तरह ट्रीट करता हूं, राइट, वेट अ सेकेंड, ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, यस। सो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं एक एरे की तरह ट्रीट करता हूँ। तो एक एरे क्या होता है, एरे में पोजीशन होती है, पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, राइट। तो मैं इन सभी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उनके इंडेक्सेस लिख देता हूँ, राइट। तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1 2 3 सो ऑन अप टू 4 5 6 7 6 7 8 9 10 एंड 11। सो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, या सो दिस इज this is 9, yeah. I hope it is clearly visible now, yes. So हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका मैंने इंडेक्स डाल दिया। 7, ठीक है, इतना चलेगा, या सो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैंने उसका इंडेक्स लिख दिया। अब मैं इसको यूज करके कुछ कुछ करके कोशिश करूंगा कि मैं बिना एडिशनल स्पेस यूज किए, मैं इसी इनपुट एरे में चेंजेस करके क्या मैं इस काम को अचीव कर सकता हूं जो मैं करना चाह रहा हूं, राइट, या सो बिना एडिशनल एरे यूज करे ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास इंडेक्सेस आ गए। सो इसको मैं इंडेक्सेस बोल देता हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, और ये मेरे पास हर इंडेक्स पे वैल्यू हो गई नम्स की। राइट, तो अब मैंने क्या सोचा कि देखो मेरे को नंबर तो पॉजिटिव ही है, तो क्या मैं नंबर को नेगेटिव करके कुछ इस तरह से काम करूं कि जब मुझे 7 मिला, ठीक है, अब देखना ये केवल एक क्लेवर ट्रिक है, ठीक है। 7 मिलते ही मैंने क्या किया कि जो भी नंबर मिला उस पोजीशन पे गया। अब देखो 0 से पोजीशन शुरू है, मुझे पता है लिस्ट में नंबर भी 0 से शुरू है, तो मैं 7th पोजीशन पे जाके इस जो वैल्यू है 7th पोजीशन पे, या 7 को छोड़ो, अभी यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, 5 मिला, तो मैं 5th पोजीशन पे जाके इस वैल्यू को -4 कर दे रहा हूँ। -4 करने से क्या हुआ, मेरा ये माइनस साइन बस डिनोट करता है
कि इस पोजीशन पे यानी कि मेरे को 5 मिल चुका है, तो मैंने 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे माइनस साइन लगा दिया। वैसे ही मुझे 1 मिला, मैंने 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे -1 लगा दिया। राइट। अगर मुझे अब देखो, मेरे को जब पहली बार 4 मिला, ठीक है, तो मैंने इस 4 के करस्पॉन्डिंग ये मिल चुका है मुझे, तो मैंने इस वाले 4 के करस्पॉन्डिंग 4 मिलते ही इसको -3 कर दिया। राइट। अब जब मुझे दोबारा यहाँ पे जाने पे ये 3 मिला, 3 को मैंने -3 कर दिया, 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को -3 कर दिया। मैं उस वैल्यू को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यू तो अनऑर्डर्ड है, बट उसके इंडिसेस तो ऑर्डर्ड है। राइट। तो इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, जब मुझे दोबारा से यहाँ पे आके 4 मिलेगा, मैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को -4 करने जाते समय देखूंगा कि ये तो ऑलरेडी -4 है, मतलब ये नंबर मुझे मिला होगा तभी मैंने उस इंडेक्स को नेगेटिव किया होगा। राइट। जैसे 6 मेरे को अभी तक नहीं मिला है, तो क्या मैंने 6 इंडेक्स पे नेगेटिव किया है? नहीं। मेरे को अभी तक 9 नहीं मिला है, तो मैंने क्या 9 इंडेक्स पे नेगेटिव किया है? नहीं। तो मैं उसी इंडेक्स को नेगेटिव कर रहा हूँ जो नंबर मुझे मिलता जा रहा है। तो ऐसे में क्या चेक कर सकता हूँ, ऐसे में बिना कोई एडिशनल स्पेस यूज किए हुए अपने एरे की वैल्यू को भी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वैल्यू मॉडिफाई करके जब मेरे को उसकी एक्चुअल वैल्यू यूज करनी होगी, तो मैं एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करके वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जो माइनस साइन के बिना थी। राइट। तो इस तरह से मैंने सोचा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ कि हर नंबर पे नेगेटिव साइन देके मैं वहीं पे कर सकता हूँ। बट इसमें मेरे को एक दिक्कत आई क्योंकि ये लिस्ट 1 से नहीं 0 से शुरू हो रही है। तो मान लो ये 7 था, ठीक है, तो अब मैं 7 मिलती 7th पोजीशन पे जाऊंगा, सो मैं 7th पोजीशन पे गया और मैंने इसे नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन ये तो 0 है, -0 तो होगा ही नहीं। तो मेरे को 7 मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे 0 और 0 का -0 तो नहीं होगा, 0 ही रहेगा, है ना, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस केस में। राइट। वैसे ही अगर 0 दो बार आया होगा, मान लो ये 9 नहीं है, यहाँ पे 0 है। राइट। तो मेरे को पहली बार जब 0 मिला, मैंने 0 की पोजीशन पे जाके माइनस किया। अच्छा चलो ये तो हो जाएगा, 0th पोजीशन से फर्क नहीं पड़ रहा, बट जहां पे वैल्यू 0 है वहां पे मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी वाली, नेगेटिव करके एब्सोल्यूट लेने वाली। तो ये अप्रोच यहाँ पे फेल हो जा रही है मेरी, जो मैं सोच रहा था स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बट दूसरी अप्रोच फिर मैंने सोची कि मेरे को पता है कि मेरी लिस्ट में नंबर कहाँ से कहाँ तक है। मेरी लिस्ट में नंबर हमेशा जीरो से लेके जीरो से लेके n-1 तक है, ठीक है। यानी कि अगर मेरी लिस्ट कितनी बड़ी है, अगर मैं लिस्ट का साइज ले लूं 0 11, सो 12 इस लिस्ट का साइज है, राइट। तो इस लिस्ट में मेरे को कहीं भी 12 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मैं अगर सिंपली लिस्ट की लेंथ ले लेता हूं, अब देखना अगेन मैं इसी चीज को कर रहा हूं, बस नेगेटिव की जगह अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को जो नंबर मिल जा रहा है मैं उस पोजीशन पे प्लस लेंथ ऑफ लिस्ट को मैं अगर n या कुछ भी k मान लेता हूं, तो मैं प्लस k कर दे रहा हूं। ठीक है। हमेशा लिस्ट में k से कम ही नंबर होंगे, राइट। तो k कभी भी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो k इज बेसिकली लेंथ ऑफ नम्स, मेरी लेंथ जितनी भी है इस नंबर्स वाली लिस्ट की, वो नंबर मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं। तो अब देखना क्या हुआ, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12 आ गई, राइट, क्योंकि इस लिस्ट में 12 नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब देखो मेरे को मिला 7 मिला, मेरे को सबसे पहले 7 मिला, तो मैंने 7th पोजीशन पे गया, 7th पोजीशन पे जाके मैंने 12 जोड़ दिया, राइट, ये 0 नहीं बचा, अब ये 12 हो गया। ठीक है। अब मुझे 1 मिला, मैंने 1 पोजीशन पे जाके 12 जोड़ दिया, तो 1 + 12 इज 13। मैं नंबर्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ लेकिन उसी लिस्ट में कर रहा हूँ, तो एडिशनल स्पेस यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। 5 मिला, तो मैंने 5th पोजीशन पे जाके 12 जोड़ दिया, तो दिस बिकम 16। अब देखो मेरे को 4 मिला, मैंने 4th पोजीशन पे जाके, 4th पोजीशन ये है, 4th पोजीशन पे जाके 12 जोड़ दिया, सो दिस बिकम्स 15। 3 मिला, मैंने 3rd पोजीशन पे जाके जोड़ दिया, सो 3, इधर 4 है वैल्यू, इस वैल्यू पे मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है। अब देखो मेरे को 4 दोबारा मिला, मुझे 4 दोबारा मिला, तो मैंने देखा कि 4th पोजीशन पे तो मैंने ऑलरेडी नंबर को इंक्रीमेंट किया हुआ है ना, मतलब मेरे को ऑलरेडी 4 इससे पहले मिला होगा। तो इसलिए बेसिकली कैसे पता चला मुझे, क्योंकि किसी भी पोजीशन पे वैल्यू जनरली 12 से छोटी ही होगी। अगर वैल्यू 12 से बड़ी है मतलब मैं उसे एक बार इंक्रीमेंट कर चुका हूं, दोबारा इंक्रीमेंट करने जा रहा हूं, तो मैं दोबारा इंक्रीमेंट करने के बजाय 4 को जोड़ दूंगा अपने आंसर में। ठीक है। मूविंग ऑन, मेरे को 4 मिला, मैंने ये कर लिया। मेरे को 6 मिला, मैंने 6 पे इंक्रीमेंट किया, ये 18 हो गया। मेरे को 0 मिला, मैंने 0th पोजीशन पे किया, ये 19 हो गया। ठीक है। 0 भी हो गया। 9 मिला मुझे, तो 9th पोजीशन पे इंक्रीमेंट किया, ये 17 हो गया। 5 मिला, अब देखो 5 मिला, मैं 5th पोजीशन को ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर चुका हूं, मतलब मेरे को 5 भी इससे पहले
कहीं ना कहीं मिला होगा, राइट। ऑलरेडी इंक्रीमेंट है, 12 से बड़ी वैल्यू मेरे को उस पोजीशन पे मिल गई, तो 5 भी मेरा आंसर हो गया। और देखो आंसर की लेंथ अब 2 हो गई, तो मैं यहीं पे भी ब्रेक कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम बचा सकता है ना, कि इसके आगे ट्रैवर्स ही नहीं किया। तो ये दो ऑप्टिमाइजेशन मैं सजेस्ट करूंगा जो हम इसमें कर सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो चलो इसी को अब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरे को एडिशनल स्पेस यूज नहीं करना है, तो मैं ये अनऑर्डर्ड मैप यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, कि मैं अनऑर्डर्ड मैप को तो यूज कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को जैसे कोई भी नंबर मिल रहा है, या इस x को मैं अभी एलिमेंट बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी एलिमेंट मिल रहा है तो मैं उस पोजीशन पे जाके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो इस बार अभी जो हम इंडेक्सेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक, या नम्स डॉट साइज को मैं ले ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार एन तो यूज करना ही है, या के तो यूज करना ही है, तो मैं के ले लेता हूँ। नम्स डॉट साइज, अब देखो कांस्टेंट स्पेस लिया है मैंने, एडिशनल वेरिएबल लिया है तो कांस्टेंट लिया है, यानी कि सिंगल वेरिएबल, तो इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जोड़ा जाता। तो नम्स डॉट साइज की जगह अब मैं यहाँ पे के यूज कर लेता हूँ, आई लेस देन के और आई प्लस प्लस, तो 0 से लेके लास्ट एलिमेंट तक ये मेरे को मिलेगा। अब देखना क्या मिलेगी मेरे को, करंट पे वैल्यू क्या है, तो मैं वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। वैल्यू क्या है, वैल्यू है नम्स का आई, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, कि या तो ये वैल्यू मेरे को जो भी वैल्यू मिली, ठीक है, इस वैल्यू पे मैं जा रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं अगेन, मैं इस नम वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो भी वैल्यू मिली उस पोजीशन पे जाके वहां इंक्रीमेंट कर रहा हूं। जैसे मेरे को 7 मिला, तो मैं इस 7 पे जाके, इंडेक्स 7 पे जाके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम इंक्रीमेंटिंग इज, आई एम इंक्रीमेंटिंग नम्स का वैल्यू प्लस इक्वल्स टू के, ठीक है। ये मैं इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो रहा है। बट ये मैं इंक्रीमेंट कब कर रहा हूँ, ये मैं तभी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ जब वो वैल्यू ऑलरेडी के से बड़ी नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे चेक चेक भी कर रहा हूँ कि इफ नम्स का वैल्यू इज ऑलरेडी ग्रेटर देन के, मतलब के या के से बड़ी वैल्यू अगर ऑलरेडी है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। इस केस में क्या करो, आंसर में पुश बैक कर दो उस वैल्यू को, आंसर डॉट पुश बैक वैल्यू, राइट। अभी इसमें एक दिक्कत आएगी, वो मैं समझाऊंगा क्यों आ रही है या कैसे आ रही है। और दूसरा केस में क्या करो, कि उस पोजीशन पे जाके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू निकाली उस ith पोजीशन से, उस वैल्यू वाली पोजीशन पे गया और चेक किया कि क्या के से बड़ी वैल्यू है। अगर के से वैल्यू बड़ी है तो मतलब वही वैल्यू मेरा आंसर है, तो उसे आंसर में डाल दिया। अगर के से बड़ी वैल्यू नहीं है तो यहाँ वैल्यू मतलब उसमें के इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। 7 पे गया, अगर 7 जो है, अभी 7 पे वैल्यू के से बड़ी नहीं थी, 0 थी, तो आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया 12। अब ये दिक्कत क्या आएगी, मान लो मैं गया, जैसे मैं यहाँ तक पहुंच गया, राइट, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और मैंने उस वैल्यू को ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर दिया, वो के से बड़ी हो रही है, ठीक है। अभी मेरी वैल्यू ही कैसे बढ़ी है 12, लेकिन 12 के लिए तो मेरे को कुछ चेक ही नहीं करना, मेरे को चेक तो यहाँ पे 0 के लिए करना था। तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरी वैल्यू, क्या मेरा जो ये नम्स आई है, क्या ये नम्स आई ऑलरेडी बड़ा है, तो मेरे को उस उतना सब्ट्रैक्ट करके फिर उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 12 पोजीशन पे जाने की कोशिश करूंगा तो 12 तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, राइट। तो मेरे को इस पोजीशन पे कहाँ जाना है, मेरे को अगर यहाँ पे नंबर के से बड़ा मिल रहा है, तो मेरे को पोजीशन किस पे जाना है, मेरे को पोजीशन माइनस करना है के उससे अगेन, बिफोर गोइंग टू दैट पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये जो नम्स का आई है, ये नम्स का, हाँ, जब मैं ये नम्स का वैल जाऊंगा तो हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह देता हूँ कि पहले नम्स के वैल्यू को तो चेक करना ही है, लेकिन उससे पहले मेरे को वैल्यू को भी चेक करना है, कि अगर वो वैल्यू खुद के से बड़ी हो चुकी है, तो पहले तो उसमें से के उसमें से मान लो एक इंडेक्स एक्स्ट्रा बना देता हूं मैं, कि मेरे को कौन से इंडेक्स पे जाना है,
वो इंडेक्स हो जाएगा वैल्यू माइनस के, राइट। और नहीं तो वो इंडेक्स हो जाएगा, ये int को बाहर डिफाइन कर देते हैं लूप के, राइट। int इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ठीक है। तो बार बार ये टाइप कास्टिंग नहीं होगी, एक ही बार वेरिएबल बना हुआ है वो यूज होगा, ठीक है। वरना वैल्यू वैसे ही रही, ठीक है। अगर वैल्यू के से बड़ी थी तो मेरे को कौन से इंडेक्स पे जाना है वो मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे को वैल्यू पे नहीं जाना है, मेरे को उस इंडेक्स पे जाके, ठीक है, उस इंडेक्स पे जाके चेक करना है कि वैल्यू के से बड़ी है। अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू के से बड़ी है तो मेरे को करंट वाली उसको आंसर में पुश कर देना है, राइट। अगेन यहाँ पे भी इंडेक्स ही होगा और यहाँ पे भी इंडेक्स ही होगा। आई होप मैंने एक बार में सही कोड लिखा हो, विच इज वेरी लेस लाइकली, बट लेट्स ट्राई कि क्या ये अप्रोच सेम तरह से काम कर रही है। हाँ, काम तो कर रही है। सबमिट मार के भी देख ही लेते हैं। दिस माइट बी अ रॉन्ग आंसर। ओके, नहीं। हाँ, ठीक है। सो कंफ्यूजिंग पार्ट को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। कंफ्यूजिंग पार्ट कहता है कि ये मैंने वैल्यू माइनस के क्यों किया। वैल्यू माइनस के इसलिए किया क्योंकि जब मैं वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा तो मेरे को इंडेक्स ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को इंडेक्स ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे नहीं जाना है। तो अगर कहीं पे वैल्यू बढ़ी हुई है तो मैं पहले के सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर उस इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा। तो इसलिए मैंने ये जो लास्ट में ये चीज करी वो इसलिए करी। और अब अगर उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू के से बड़ी आई तो मैं आंसर में ये ओरिजिनल वैल्यू पुश कर रहा हूँ। आंसर में मुझे जीरो पुश करना है, अगर जीरो नहीं, जीरो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी तो, है ना। तो इसलिए मैंने ये किया। अब मैंने ओरिजिनल एरे में ही मॉडिफिकेशंस किए, तो इसलिए जो है मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर वन हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रही, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैंने ट्रेवर्सल अभी भी किया। एक बार कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज, ओके हम नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज फ्री में, बट आई नो क्योंकि मैंने एडिशनल स्पेस क्या यूज किया है, केवल ये वेक्टर आंसर यूज किया है। आंसर मुझे देना है विच इज नॉट एन एडिशनल स्पेस, ठीक है, रिटर्न करना है। और दूसरी चीज क्या है, मैंने तीन वेरिएबल्स यूज किए हैं, कांस्टेंट इंट यूज किया है। मैंने कोई भी एन साइज का एरे नया या के साइज का एरे नया नहीं डिक्लेयर किया है। तो इसलिए मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें ऑर्डर ऑफ वन हो गई। सो इंटरव्यू में ये चीज मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, इंटरव्यू में इस चीज को मैं सिंपली ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि okay, starting for the interview part. Okay, so sir, looking at the question, I have thought of a few approaches. First of them, which immediately comes to mind, would be sorting the array and then traversing on, because now it is in sorted order. If we traverse it and we find two adjacent numbers repeated, that would be added to our answer. But this this approach works, but it won't be very efficient because it takes into account time complexity for sorting, right? So we are sorting, so it takes O n log n time complexity. Now the second thing that comes to my mind would be using a hash map. So what a hash map will do, that first time when we encounter a value, it will add that value to the hash map, and it will make a key value pair of that key and correspond it to true or maybe any number value, which could be which works exactly like a frequency counter. So every time we encounter a number for the first time, it will add it to the hash map. But if a number is encountered second time, we will come to know because that value will already exist as a key in our hash map. And if that key exists in our hash map, we know that we need to add it to our answer. So similarly, we will keep on traversing, and in a single traversal, a hash map can do the same task in time complexity of order n. And discussing of the space complexity of this approach will be order of n, because a hash map for n unique values will use n extra spaces. So in order to optimize the space complexity, we can think of an approach in which we modify the original array in some way so that we can identify whether the number is coming for the first time or the second time without using any extra spaces. So to achieve this, this is what I thought of. I use the array, and since we know it is given in the constraint that the array will only contain numbers from 0 to n minus 1, right? So the length of the list is always greater than n minus 1. So we will take this length as k, and then we can increment k every time we find a value. We go to that position
and then we increment the value by k, right? So if we encounter, if you can see that when we encounter 4, we increment the position over here by 4. So this 3 becomes 3 plus k, right? So the next time I encounter a 4, what will happen is if I try to increment it, I will see that the number is already greater than k, right? Otherwise, the list will never have a number greater than k, because the list will always have numbers from 0 to n minus 1, which are always going to be less than the constant that I'm taking, which is k, right? So if I see that any number is greater than k, which means that I have already incremented that respective position, which also means that the number is occurring twice. So I will add that number to my answer. And again, in a single traversal, without using any extra spaces, only constant space for k and a few additional variables will be used in this approach, and I will solve the problem. So that would be my approach. Thank you, sir. तो इस तरह से मैं कुछ इंटरव्यू में इसका आंसर दूंगा। अब एक बार इसका एडिटोरियल देख लेते हैं। ओके, यूज अ हैश टेबल टू काउंट द नंबर दैट अपियर ट्वाइस एंड रिटर्न द रिजल्ट। ओके, हैश टेबल वही किया इसने भी, अनऑर्डर्ड मैप यूज किया इंट का इंट के साथ, और इसने काउंट क्रिएट कर दिया। वही जो हम एग्जिस्ट करके कर रहे थे, वो काउंट बढ़ाता जा रहा है। अगर काउंट 2 हो गया किसी भी नंबर का, तो उसको पुश बैक कर दिया, राइट? वही हमने फाइंड करके देख लिया कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका काउंट अब 1 से 2 होने वाला है, तो हमने भी पुश बैक कर दिया और इसने भी रिजल्ट रिटर्न कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। बिटवाइज ऑपरेशंस का एक अप्रोच दिया है जो ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा है, राइट? सो बिटवाइज ऑपरेशन से इसने क्या बोला, we XOR all the numbers with the numbers from, okay, the result is denoted as y, okay, so this will give us the XOR of the two numbers, the lowest differing bit can be found using, okay, so bitwise arithmetic यूज करके इसने उसी एरे में बार बार ट्रेवर्स किया। देखो, उसी एरे में एक ट्रेवर्सल, दो ट्रेवर्सल, ठीक है, ये मल्टीपल ट्रेवर्सल से उसने फाइंड आउट किया है। सो राइट, सो ऑर्डर ऑफ एन में ही मल्टीपल ट्रेवर्सल्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रही। बट इसने एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया, इन्हीं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो इसके आए उनको यूज करके इसने फाइनल आंसर दे दिया। सो बिट मैनिपुलेशन से इसने कुछ तो किया है, विच फ्रैंकली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नॉट वेरी इंटुइटिव। ठीक है, तो ठीक है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। मूविंग ऑन, वी हैव अनदर अप्रोच विच इज मैथमेटिकल अप्रोच, जो कहती है कि दो नंबर हैं, उनका सम निकालो, उनका स्क्वायर्ड सम निकालो। देखो, सम वाला तरीका तो हम यूज कर सकते हैं जब हमें सिंगल नंबर निकालना हो, राइट? अगर कोई सिंगल नंबर दो बार रिपीट हुआ है, तो हम ये भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, नंबर्स हैं 0 से लेके n माइनस वन तक, ठीक है? सिंगल नंबर रिपीट हुआ है, तो 0 से लेके n माइनस वन तक के नंबर्स का सम क्या होता है? सम ऑफ n माइनस वन। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n n प्लस वन बाई टू। सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर्स होता है n n माइनस वन बाई टू। ठीक है, सो n n माइनस वन बाई टू किया और ये टोटल सम ले लिया, तो सम में से n n माइनस वन बाई टू कर दो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कब? जब एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है। मान लो ये 4 यहाँ पे नहीं होता, केवल एक सिंगल नंबर कोई रिपीट हो रहा होता, जो कि इस केस में बचता है फिर 5। तो मैं सम करता, तो सम करके मेरे को एक आंसर मिलता, और ये समेशन का फॉर्मूला लगा के मैं सिंगल उसमें कर देता। इसने क्या किया है कि पहले तो एक नॉर्मल सम निकाला है और उसके बाद स्क्वायर्ड सम निकाला है। ओके, क्योंकि हमें दो नंबर्स मिसिंग है, तो अब मेरे को दो इक्वेशंस चाहिए, राइट? तो इसने x1 और x2 मिसिंग के लिए स्क्वायर्ड सम निकाला है, और फिर कुछ तो करके इसने इतना क्वाड्रेटिक इसको बना के सॉल्व किया है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, और इस तरीके से करने में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आई, वेरी वेल। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन क्यों आई? क्योंकि सम के लिए एक वेरिएबल यूज होगा, स्क्वायर्ड सम के लिए एक और वेरिएबल यूज होगा, बट कोई भी एन लेंथ का, जितनी हमारी लेंथ ऑफ नंबर है उतनी लेंथ का कोई वेरिएबल मैं नहीं क्रिएट करूंगा इस केस में भी। तो इसलिए तो मैथमेटिकल अप्रोच से भी कर सकते हो, क्योंकि सम का भी तुम्हें पता है, स्क्वायर्ड सम का भी फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई सिक्स। तो इन दोनों को यूज करके अब मेरे को दो इक्वेशंस मिल जाएंगी कि x प्लस वाई क्या है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। तो फिर इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच, बट अवर अप्रोच ऑल्सो वर्क्स। रन टाइम तो अच्छा आया है, एंड मेमोरी भी बीट कर रहा है काफी। इसको में भी कुछ करके हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये वेक्टर ना लेके एक टू लेंथ का ले लें, फिक्स लेंथ का चीजें यूज करें, और वेरिएबल्स में कम करने की कोशिश करें, तो कुछ करके मेमोरी भी ऑप्टिमाइज
हो सकती है, बट ऑल इन ऑल बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि मेमोरी कितनी है 25.21 MB, मिनिमम मेमोरी कितनी है 24.29 MB, सो कहीं ना कहीं एफिशिएंट अप्रोच ही है. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो. आई नो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है, कंसिडरिंग दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, बट आपको इसमें हैश मैप का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया मिल जाएगा. सो दैट वुड बी ऑल. द एजेंडा इज फुलफिल्ड, और आज हमने थंबनेल को ही यूज करने की सोची इन दिस एजेंडा वाली स्क्रीन की जगह, इस वाली स्क्रीन की जगह. So this is that is also a minor improvement. Thank you. Have a nice day.